हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासरूम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बेहतर रिजल्ट की ओर अग्रसर हो। चलते हैं बेटा अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की ओर, जिसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अध्ययन किया था वैद्युत शक्ति के बारे में। और आज की क्लास के अंदर जो पहली हेडिंग है जिसका नाम है विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा के व्यावहारिक मात्रक। बेटा यहां से क्वेश्चन एक पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आपसे पूछा गया था भैया जो किलोवाट घंटा है, जो किलोवाट घंटा है यह किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा है वह किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो आप बोलोगे सर 1 किलो में कितने होते हैं? 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट इंटू 1 घंटा में 60 मिनट। लेकिन बेटा समय का मात्रक सेकंड में लाओगे तो जब 1 घंटा में 60 मिनट तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में बेटा 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का गुणा जब 3 में करोगे 36, उसके बाद 1 2 3 4 और 1 5, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5। एक अंक दशमलव इधर खिसका लो अर्थात 3.6 इंटू 10 की पावर। जब एक अंक दशमलव इधर खिसकाया घात 10 की बढ़ेगी, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 जूल। यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? लेकिन बेटा हम बात करेंगे कि 1 किलो वाट घंटा या यूनिट हमको निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटा बट्टे बेटा क्या होगा? 1000। जब मुझे 1 किलो वाट घंटा या यूनिट के बारे में बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटा बट्टे 1000। क्योंकि P बराबर बेटा क्या होता है? V इंटू में आई, तो शक्ति का मात्रक वाट है बराबर विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू में धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो वाट की जगह हम क्या लगा सकते हैं? वोल्ट इंटू में एम्पियर, वोल्ट इंटू में एम्पियर, और इंटू में कौन है बेटा? ये घंटा बट्टे 1000। क्लियर? लेकिन क्या हो जब हमें दिनों की संख्या दे रखी हो? क्या हो जब हमें क्या दे रखा हो? दिनों की संख्या दे रखी हो। जब दिनों की संख्या दी हो, जब दिनों की संख्या दी हो तब 1 किलो वाट घंटा या यूनिट बराबर हो जाएगा वाट गुणा घंटा गुणा दिन बट्टे 1000। तो इनसे बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिट। क्या निकाल सकते हैं? यूनिट को। क्लियर? तो यहां से अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वह अध्ययन करेंगे बेटा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का उसके बाद सेल का टर्मिनल विभवांतर। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले इस चीज को नोट करिए, नोट करिएगा बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वह किसका अध्ययन करने वाले हैं? विद्युत सेल का। किसका अध्ययन करने वाले हैं? विद्युत सेल का। अब बात करेंगे भाई ये विद्युत सेल है क्या, किसे कहते हैं विद्युत सेल? तो विद्युत सेल बेटा एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है विद्युत ऊर्जा में। तो यहां पर बेटा कैसी युक्ति है? यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को बदल देती है किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? तो इस सेल में क्या होगा? जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो किसमें बदलेगी? वैद्युत ऊर्जा में। इसके अंदर बेटा एक द्रव भरा होता है। इस द्रव के अंदर बेटा कौन होता है? इसमें होता है वैद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य
क्लियर, जो लिक्विड अवस्था है। और इसके अंदर बेटा छड़ें, जो आपको ये बेटा छड़ें दिखाई दे रही हैं, ये जो छड़ें होती हैं, इन छड़ों को क्या बोलते हैं? इन छड़ों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इन छड़ों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जिसमें बेटा एक छड़ हमारी एनोड की होती है और दूसरी छड़ हमारी कैसी होती है? कैथोड की होती है। एक छड़ एनोड की होती है और एक कैसी होती है? कैथोड की होती है। क्लियर। अब बात करेंगे विद्युत सेल के प्रकार की। विद्युत सेल के प्रकार की, तो विद्युत सेल बेटा नंबर 1, पहला बेटा यहां पर होगा प्राथमिक सेल, और इसकी जो बेटा रिएक्शंस होंगी वह हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन, इसके अंदर ये सभी सेलों का अध्ययन करेंगे। चिंता ना करिए, इन सभी सेलों का हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो यहां पर प्राथमिक सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल बेटा यहां पर एस, इस वाले जो प्राथमिक सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया होती है बेटा अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। क्लियर। अर्थात अनुत्क्रमणीय का मतलब एक ही दिशा में। प्राथमिक सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय, अर्थात एक ही दिशा में रिएक्शंस होगी। और जब रिएक्शंस बेटा एक ही दिशा में होगी तो यहां पर एक बार अगर इस सेल का क्या हो गया? ये डिरावेशन हो गया, यानी डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज होने के बाद इसे पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिएक्शंस है, इसकी जो अभिक्रिया है वह एक ही दिशा में हो रही है। यानी बेटा यहां से समझेंगे, जैसे यहां पर आप लोगों के पास जो मोबाइल था वो चार्जिंग था। मोबाइल क्या था? चार्जिंग। सॉरी, यहां पर जो सेल है, सेल मान लीजिए यहां पर चार्जिंग था, और चार्जिंग पे होगा क्या कि आपने बेटा इसको, जैसे हमारा घड़ी का सेल है, जैसे हमारा क्या घड़ी का सेल है, और उसके बाद यहां पर एक शुष्क सेल और एक मरकरी वाला सेल, यानी टॉर्च के अंदर भी जो सेल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टॉर्च के अंदर सेल होगा वह हमारा शुष्क सेल। ठीक है, और जो दीवार घड़ी है उसके अंदर भी शुष्क सेल, और जो हाथ में पहनने वाली घड़ी है उसके अंदर मरकरी सेल। ये पूरा का पूरा डिटेल में बेटा केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत ही जल्द अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या होगा? आपका जो सेल लेकर आए थे दुकान से वो चार्जिंग था, लेकिन क्या हुआ उससे बेटा क्या हुआ? वो उसमें अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हुई, और यहां पर बेटा जैसे ही ये डिस्चार्ज हुआ, जैसे ये क्या हुआ? डिस्चार्ज हुआ, तो डिस्चार्ज होने के बाद यह सेल बेटा कैसा हो जाएगा? खराब। और खराब होने के बाद इस सेल को आप लोग क्या कर देते हो? फेंक देते हो। अर्थात वह केवल बेटा चार्जिंग से केवल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। उदाहरण के लिए बेटा जैसे हमारा शुष्क सेल, शुष्क सेल। क्लियर। उसके बाद शुष्क सेल के अलावा हमारा बेटा कौन सा है? मरकरी सेल, मरकरी सेल। क्लियर। तो यहां पर ये हमारा कौन हो जाएगा? प्राथमिक सेल। लेकिन बात करूंगा बेटा हम द्वितीयक सेल की, बात करूंगा किसकी? द्वितीयक सेल की। तो आप बोलोगे सर द्वितीयक सेल के अंदर अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय। द्वितीयक सेल के अंदर रिएक्शंस कैसी होती है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। यानी बेटा जैसे हमने देखा हमारे मोबाइल की जो बैटरी है, मोबाइल की बैटरी बेटा कौन सी है? द्वितीयक सेल वाली है। क्यों? क्यों भैया आप लोगों की जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप लोग क्या करते हो? उस मोबाइल की बैटरी को निकाला, फेंक दिया और फिर से नहीं लगा दी, है ना? आप लोग ऐसा ही करते हो। आप बोलोगे सर आप ये क्या बता रहे हो? मैं तो इसमें क्या करता हूं, चार्जिंग लगाया और फिर से उसे चार्ज करके पुनः फिर से उपयोग में ले आया। तो भैया अर्थात अभिक्रिया आपने पहले बैटरी को डिस्चार्ज किया, फिर उसे चार्ज करने के बाद पुनः फिर से उपयोग में ले आए, है ना? तो अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है। जब अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है अर्थात अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। तो यहां पर बेटा जैसे उदाहरण में सीसा संचायक सेल,
सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। क्लियर? तो यहां पर बेटा ये चीज है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इन सब चीजों को, पहले लिख लें थोड़ा सा, उसके बाद तब कहानी। तो पहले एक बार फिर समझ लो, उसके बाद तब लिखाते हैं। सबसे पहले भाई बात करेंगे विद्युत सेल की। आप बोलोगे सर विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद आप बोलोगे सर इसमें एक जो पात्र होता है उसके अंदर जो द्रव भरा होता है वैद्युत अपघट्य कहलाता है। इसके अंदर जो हम क्षण होते हैं, इन क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड बेटा हमारा दो प्रकार से होता है, कैथोड और एनोड। फिर बोलोगे सर सेल के प्रकार में प्राथमिक सेल वह सेल है जिसमें बेटा अभिक्रिया अनुत्क्रमणी होती है, अर्थात एक ही दिशा में होती है। अर्थात एक बार इन्हें उपयोग में लाने के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर पुनः इन्हें उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। फिर बोलेंगे भाई द्वितीयक सेल। तो आप बोले सर द्वितीयक सेल ये बेटा हमारे कैसे है? ये उत्क्रमणीय सेल है। उत्क्रमणीय, इसके अंदर जो बेटा अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अर्थात दोनों दिशाओं में। उत्क्रमणी का मतलब दोनों दिशाओं में। अर्थात बेटा यहां पर जैसे मोबाइल की बैटरी है या हमारा जो लेड संचायक सीसा संचायक सेल है ना, जो लेड अपना बैटरा होता है, बैटरा के अंदर H2SO4 भरा हुआ होता है वैद्युत अपघट्य के रूप में, और इसकी जो छड़ें होती है वो लेड और लेड ऑक्साइड की होती है। ठीक है, तो आपका बेटा जो मोबाइल की बैटरी है डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाते हैं। तो पहले चार्जिंग से डिस्चार्ज, फिर डिस्चार्ज से फिर चार्जिंग, चार्जिंग से फिर डिस्चार्ज, ये अभिक्रिया बेटा दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर एक और सेल का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है ईंधन सेल। किसका अध्ययन? ईंधन सेल। चिंता ना करिए, चैप्टर नंबर 2 यही चल रहा है वहां यूट्यूब पर बेटा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आपको एक दिन या 2 दिन के अंदर वो भी लेक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस निरंतर मेहनत करते रहिए। अब चलते हैं, लिखते हैं इसकी कहानी को। सबसे पहले लिखेंगे विद्युत सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्लियर? उसके बाद बात करेंगे विद्युत सेल के प्रकार की। विद्युत सेल के प्रकार, इसके अंदर पहला सेल पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में लिखेंगे इस सेल में अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, या ऐसे सेल जिनमें अभिक्रिया कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। ऐसे लिख लो, लिखेंगे ऐसे सेल जिनमें अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है क्या कहलाएंगे? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता। करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। क्लियर? उदाहरण शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। क्लियर? इसी प्रकार दूसरा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल के अंदर बेटा ऐसे सेल
ऐसे सेल जिनमें अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जिनमें अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ऐसे सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। उदाहरण सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद अब महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलेंगे। नोट करिए बेटा यहां पर। इसके बाद बेटा हम लोग अब अध्ययन करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण हेडिंगों का, जिसका नाम है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। समझिए किस किस का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। अध्ययन करने वाले हैं बेटा किसका? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल बेटा किससे लिखेंगे? ई से। उसके बाद दूसरा बेटा हम अध्ययन करने वाले हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर, जिसको बेटा किससे प्रश्न करोगे? बी से। और उसके बाद एक हेडिंग और अगली, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसे किससे प्रस्तुत करोगे? स्मॉल आर से। क्लियर? तो किस किस का अध्ययन करने वाले हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बोर्ड एग्जाम में ये बेटा तीनों की तीनों परिभाषाएं पूछी गई हैं आपसे कहीं ना कहीं, तो समझिए। सेल का विद्युत वाहक बल बेटा इसका फॉर्मूला होता है E बराबर W/Q। इसी प्रकार टर्मिनल विभवांतर B बराबर होता है W/Q। ठीक है? लेकिन यहां पर बात करेंगे दोनों के फॉर्मूले समान हैं। मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। इसका भी मात्रक बेटा क्या होगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। क्लियर? अब बात करें सर ये दोनों के मात्रक समान है, दोनों के फॉर्मूले समान है, पर हम कैसे पहचानेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल कब होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कब कहलाता है? समझो। और बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध की। तो इसके लिए बेटा आप क्या कर रहे हैं? एक चित्र की सहायता समझा रहे हैं। यहां पर हमने बेटा एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर दो छड़ें होती हैं। इन छड़ों को हमने क्या बताया था? इन छड़ों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जिसपे एक पे एनोड और एक पर कैथोड होता है। और इसके अंदर बेटा ये कौन भरा हुआ है? वैद्युत अपघट्य। ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे? इसे हमने एक बाह्य प्रतिरोध इसके बाहरी सिरे पे लगा दिया, एक कुंजी लगा दी और इसे बेटा इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक, आप लोग क्या देखोगे? जो प्लस टर्मिनल है उससे बेटा धारा जाएगी, धारा प्रवाहित होगी, तो धारा जो बाह्य प्रतिरोध है, और बाहरी प्रतिरोध कहां होता है? बाहरी प्रतिरोध होता है तार के भीतर। बाहरी प्रतिरोध कहां होगा? तार के भीतर। तो बाह्य प्रतिरोध होता है तार में। बाह्य प्रतिरोध कहां होता है? तार में। क्लियर? अब यहां से धारा जाएगी, उसके बाद इधर से इधर आएगी ऋण टर्मिनल की ओर। लेकिन फिर से धारा बेटा कहां से? ये माइनस टर्मिनल से फिर से किधर जाएगी? धन टर्मिनल की ओर। तो बाह्य परपथ में धारा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, लेकिन या आंतरिक परपथ में ऋण टर्मिनल से किधर आएगी? धन टर्मिनल की ओर। अब क्या होगा? अब ये धारा बेटा जब ऋण टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर आ रही है, तो ये जो हमारा घोल है, जो ये वैद्युत अपघट्य है, यह वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में क्या करेगा? रुकावट उत्पन्न करेगा। और जो धारा के मार्ग में रुकावट किसके कारण? इस घोल के कारण धारा के मार्ग में जो रुकावट हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं?
सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आप बोलोगे कि यहां पर जो दो इलेक्ट्रोनों के बीच में जो ये वैद्युत अपघट्ट बना हुआ है, इस वैद्युत अपघट्ट के कारण धारा के मार्ग में हुई रुकावट को क्या बोलते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर? अब बात करेंगे, ये तो आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, सेल का यहां पर बेटा ये जो संकेत होगा, यह हमारा यहां पर विद्युत वाहक बल E ले लिया, यह बेटा इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, और इससे हमने बेटा जोड़ दिया एक बाह्य प्रतिरोध। क्लियर? यहां पर अब कहानी समझते हैं किसकी? अब कहानी समझते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या है और टर्मिनल विभवांतर क्या है। जब बेटा आपने पूरे परपथ में आवेश को प्रवाहित किया है, पूरे परपथ में, यानी पूरे परपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। यानी इस टर्मिनल से बेटा प्लस क्यू आवेश जाएगा, यहां से आवेश, और यह आवेश पूरे परपथ में क्या होगा? प्रवाहित होगा। पूरे परपथ में क्या होगा? प्रवाहित होगा। जब आवेश, एकांक आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? सेल का विद्युत वाहक बल। क्लियर? और जब बेटा यहां पर क्या होगा? जब आवेश को एक टर्मिनल से, ये बाह्य प्रतिरोध है, जब आवेश को बेटा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करेंगे, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होगी वह क्या कहलाएगी? सेल का टर्मिनल विभवांतर। क्या कहलाएगी? सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है? तो कितनी परिभाषा समझी हमने? 3 परिभाषाएं। पहले आप लोगों में पूछा बेटा बताओ सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर ये जो सेल है, इस सेल में जो ये वैद्युत अपघट्ट है, इस वैद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या धारा के मार्ग में हुई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है? दूसरी परिभाषा बेटा मैंने बोली, आपसे बताइए सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो आप बताओगे कि सर जब हम एकांक आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। फिर मैंने पूछा भाई बताओ टर्मिनल विभवांतर। तो विभवांतर बेटा जो आवेश होगा वो एक सिरे से दूसरे, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी? सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच में। ठीक, चलिए सबसे पहली परिभाषा बेटा वो हम लोग अध्ययन लिखेंगे। किसकी परिभाषा लिखेंगे? वह परिभाषा लिखेंगे सेल के विद्युत वाहक बल की। तो हेडिंग है हमारी सेल का विद्युत वाहक बल। क्लियर? तो लिखें परिभाषा, एकांक आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यदि मैंने मान लिया कि एकांक आवेश Q को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो, तब E बराबर बेटा क्या हो जाएगा? E बराबर W अपॉन Q। ठीक है?
मात्रक बेटा ये रहा और यहां पर। तो नोट करेंगे पहले इसको, उसके बाद टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसके बारे में लिखेंगे। तो नोट करिए पहले यहां तक। इसके बाद बेटा अब हम लोग लिखेंगे परिभाषा किसकी, टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा क्या लिखेंगे, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर लिखेंगे एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। क्लियर? अर्थात B बराबर बेटा क्या हो जाएगा, W/Q, यानी आवेश को, Q आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित कराने में जो किया गया कार्य है या जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा वो W है, तब V बराबर W/Q। तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में होगा, दो टर्मिनल के बीच में होगा, और सेल का विद्युत वाहक बल पूरे परपथ में आवेश प्रवाहित करेगा। पूरे परपथ में जब आवेश प्रवाहित कर जाएगा तो सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, इसके बाद अगली हेड डालेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल की दोनों परिभाषा लिखेंगे, सेल की दोनों प्लेटों के बीच घोल के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, कम, तो इनके बीच में बेटा जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा, कम। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, ज्यादा। मतलब यह किसके समानुपाती होता है, यह प्रतिरोध प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसके अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। दूसरा, अगर बेटा दूसरा पॉइंट यह है, इसकी सांद्रता बढ़ाने पर, वैद्युत अपघट्ट किसकी, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? तो लिखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहला, यह सेल दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? दूसरा
दूसरा पॉइंट ये है विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखना, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। मुख्यतः यह कितने 2 पॉइंट पे निर्धारण है। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए। इसके बाद हम लोग जो अब पढ़ने वाले हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल, इनके बीच में संबंध। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। नोट करिए, पहले इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा है? सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसमें क्या निकालना है? संबंध निकालना है। चलिए समझते हैं कैसे निकालते संबंध। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक सेल लेंगे जिसका आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत वाहक बल क्या होगा? E होगा। इसको एक परपथ में लगाया जाता है। इस सेल को कहां लगाया जाएगा बेटा? एक परपथ के अंदर, और इस परपथ में एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब चूंकि बेटा धारा इस प्लस टर्मिनल से जाएगी, बाह्य प्रतिरोध में से होते हुए धारा माइनस टर्मिनल की ओर आएगी। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, को एक बाह्य को परपथ में जोड़ा जाता है, को परपथ में लगाया जाता है, जिसका बाह्य प्रतिरोध, जिसको बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तब सबसे पहले मैं पूछेंगे कि इस सेल के अंदर आपको 2 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। बाह्य प्रतिरोध ये कहां होता है? तार में। बाह्य प्रतिरोध कहां होता है? तार में। आंतरिक प्रतिरोध कहां होता है? आंतरिक प्रतिरोध होता है जो हमारा सेल होता है, उस सेल के बीच में जो वैद्युत अपघट्य होता है उसके द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट। ठीक है, वही क्या बन जाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम आपसे पूछेंगे परपथ में कुल प्रतिरोध बताओ। भैया एक परपथ के अंदर कुल प्रतिरोध आप बोलोगे बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। परपथ के अंदर क्या हो जाएगा? पूरा प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां पर अगर सेल का विद्युत वाहक बल E है तो यहां पर हम निकालेंगे पहले परपथ में कुल धारा। धारा I बराबर, फॉर्मूला होता है बेटा ओम के नियम में B बराबर I इंटू में R। लेकिन ये धारा तो बेटा आप बोलो सर ये तो पूरे परपथ में प्रवाहित हो रही है। जब धारा पूरे परपथ में प्रवाहित हो रही है तो हम धारा को निकालना चाहेंगे तो I बराबर हो जाएगा B अपॉन R, और B की जगह किसको लगाएंगे? E को। क्यों? क्योंकि धारा पूरे परपथ में प्रवाहित हो रही है। क्लियर? तो यहां पर धारा I बराबर विद्युत वाहक बल वट्टे कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल वट्टे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर विद्युत वाहक बल E है क्योंकि धारा पूरे परपथ में प्रवाहित हो रही है, इसलिए विद्युत वाहक बल वट्टे कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया हमने? 1। अब करना क्या है? बट्टे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो E बराबर हो जाएगा
आई का इससे मल्टीप्लाई, तो आई कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर, तो ई बराबर आई का जब आर में मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू में आर, प्लस आई का जब स्मॉल आर मल्टीप्लाई करोगे तो आई इंटू में स्मॉल आर। अब देखो ये जो धारा जा रही है बेटा, वो धारा जा रही है किसके, बाह्य प्रतिरोध से होते हुए, और जब धारा बाह्य प्रतिरोध से होते हुए जा रही है तो धारा के संगत प्रतिरोध बराबर कौन हो जाएगा, बी, और बी हमारा कौन है, टर्मिनल विभवांतर। जब बाह्य प्रतिरोध से धारा जाएगी, बाह्य प्रतिरोध से धारा जा रही है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, टर्मिनल विभवांतर। तो यहां से E बराबर ये बन गया B प्लस के I इंटू में R। क्लियर? तो आप लोग लिख सकते हो सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में यही संबंध है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, पुनः अब हम इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे। पुनः हमें पता है बेटा कि यहां से अगर हम I निकालना चाहें, ये R गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में, तो I बराबर होता है B अपॉन R। अब इस I का मान समीकरण एक में रख दो, तो समीकरण एक से I बराबर E बट्टे R प्लस R, तो इस I का मान, इस वाले I का मान यहां लगाओ, तो आप बोलो सर I के लिए लगाएंगे B अपॉन R बराबर E बट्टे R प्लस स्मॉल r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, E का R में मल्टीप्लाई, तो E इंटू में R बराबर V कोष्टक में R प्लस स्मॉल r। हमें बेटा क्या निकालना है, ये आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये B जो है ना, ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, दूसरी ओर किसमें हो गया, भाग में, बराबर बेटा इधर बचेगा R प्लस स्मॉल r। आप बोलोगे सर ये कैपिटल R है ना, जो ये प्लस में है दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगी, माइनस में, तो E इंटू में R बट्टे बी, ये प्लस की है दूसरी ओर जाके माइनस की, बराबर स्मॉल r। अब आप बोलोगे सर B का R में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू में R माइनस के B इंटू में R, और बट्टे में कौन है B बराबर स्मॉल r। ठीक है, दोनों जगह से कौन कॉमन आ रहा है, दोनों जगह से R कॉमन आ रहा है, तो E माइनस के B बट्टे B, और कॉमन कौन आ गया, R बराबर स्मॉल r। ठीक है, यहां तो बेटा आप लोग यही तक छोड़ सकते हो, या आगे हल करना चाहो तो लिख सकते हो, अथवा E बट्टे B माइनस के B बट्टे B इंटू में R बराबर स्मॉल r, क्योंकि भैया E के बट्टे में B माइनस B बट्टे B, क्योंकि हर दोनों समान है तो ऊपर वाले अंशों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, तो यहां से बेटा ये B से B कैंसिल, तो E माइनस के E अपॉन B माइनस के 1 इंटू R बराबर स्मॉल r। ठीक है, तो ये बेटा हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। ठीक, अलग अलग तरीके से फॉर्मूले पढ़े। अब हम इनकी देखने वाले हैं विशेष स्थितियों के बारे में। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद विशेष स्थितियों को देख रहे हैं। नोट करो बेटा यहां तक। बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं विशेष स्थितियों की। अभी कहानी पढ़ी है, ये पढ़ी हुई है बेटा कि सेल जब धारा को क्या कर रहा है, सेल धारा को दे रहा है, तब E बराबर B प्लस के I इंटू में R। ये कहानी किसकी है, सेल जब धारा को दे रहा हो। लेकिन क्या हो, अब उल्टा कहानी, अब सेल जब धारा को ले रहा हो, अभी तो सेल धारा को दे रहा था, लेकिन सेल अब क्या कर रहा है, धारा को ले रहा हो। ठीक है, तो यहां पर पहली कहानी स्थिति है, लिखेंगे यदि सेल में धारा प्रवाहित की जाए, अर्थात सेल को आवेशित किया जाए, सेल को आवेशित किया जाए। तो जब सेल को बेटा आवेशित करेंगे तो यहां पर E बराबर B माइनस के I इंटू में R। जब सेल धारा दे रहा है तो प्लस, और धारा ले रहा है तो E बराबर B माइनस के I इंटू R।
यहां पर ये माइनस का I इंटू आर दूसरी ओर जाके प्लस का, तो यहां से हो जाएगा B बराबर, यहां से हो जाएगा B बराबर E प्लस के I इंटू में आर। क्लियर। और ऐसी स्थिति में बेटा क्या होगा, जो जब सेल को क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो सेल को आवेशित करने पर जो ये टर्मिनल विभवांतर है इसका मान अधिक हो जाता है किससे, सेल के विद्युत वाहक बल से। क्या हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाएगा सेल के टर्मिनल विभव का मान। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये है, यदि बाह्य प्रतिरोध है ना, जो ये बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध आर कैसा हो, अनंत हो, तब जब बाह्य प्रतिरोध को अनंत करते हैं तो यहां पर बेटा क्या होगा, E बराबर B प्लस के I इंटू में आर था, लेकिन यहां पर हमें पता है, क्या पता है कि यहां से धारा का मान कितना हो जाएगा, तो B बराबर होता है I इंटू में आर। क्लियर। और हमें धारा का मान निकालना है, तो ये यहां से बेटा R गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा बराबर I। लेकिन ये बाह्य प्रतिरोध बेटा अनंत है, जो बाह्य प्रतिरोध अनंत कर दिया गया, और अनंत का किसी भी संख्या भाग करेंगे तो बेटा अपर पास, अर्थात यहां पर धारा I, तब जो धारा I बराबर होगा, I बराबर कैसा हो जाएगा, शून्य। और जब धारा I शून्य हो जाएगा तो I की जगह शून्य लगाओगे तो ये बेटा जीरो हो जाएगा, तो E बराबर किसके हो जाएगा, B के। E बराबर किसके हो जाएगा, B के। अर्थात जब सेल से धारा न ली जाए तब विद्युत वाहक बल बराबर हो जाता है टर्मिनल विभवांतर के। ठीक है, नोट करिए बेटा इस टॉपिक को।